10 मिनट टाइम दो, बड़ी बढ़िया टॉपिक है। तो तुम लोगों ने ये देखा कि किस प्रकार 1929 ईस्वी में महात्मा गांधी को एक इजाज़त दे दी गई कि आप कोई भी जन आंदोलन आरंभ कर सकते हैं। यारा, गांधी एक युग है, गांधी एक दर्शन है, गांधी कोई साधारण शब्दावली नहीं है। आसान तरीके से गांधी को समझ भी नहीं सकते। जब भारतीयों ने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया, कितने तारीख को? 26 जनवरी 1930 को भारतीयों ने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। एक सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस था, एक गुलाम राष्ट्र की एक प्रकार से भारतीयों के द्वारा मनाया गया स्वतंत्रता दिवस था। अब गांधी लग जाते हैं एक नए जन आंदोलन की तैयारी में। तो गांधी इस चीज़ को बढ़िया से जानते हैं कि कोई भी जन आंदोलन अगर एकाएक हम आरंभ करते हैं और अगर आला अधिकारी या यूँ कहो कि गवर्नर आके कह दे कि गांधी ने जो आंदोलन आरंभ किया, अगर आंदोलन आरंभ करने से पहले हमसे इन मांगों को मांग लिया होता तो हम निश्चित रूप से इन मांगों को पूरा कर दिए होते। लैंग्वेज समझ में आ रहा है? गांधी अगर इन मांगों को मांग लिए होते तो हम निश्चित रूप से इन मांगों को पूरा कर दिए होते। तो बदलाव इस कंडीशन में गांधी की छवि बद से बदतर हो जाती है या नहीं? सब आदमी चिल्ला के कहता था कि देखो ये बुढ़वा बहका दिया, सबको सड़क पर उतार दिया। अगला जब देने को तैयार ही था तो पहले मांग लेना चाहिए था। अगर नहीं पूरा करता तो फिर हम आंदोलन करते। यही कारण था कि गांधी एकदम कहने कि जननायक थे, जन नेता थे। जनता के नब्ज को टटोलना, आंदोलन को ऐसे चलाया जाता है, इन तमाम चीज़ों से वो वाकिफ़ थे। उन्होंने अपनी 11 मांगों का एक लिस्ट बनाया जो कहलाया गांधी का 11 सूत्री मांग। और उन मांगों को लेकर आरंभ करने से पहले गांधी इरविन के पास गए और मैकडोनाल्ड के सामने, देख रहे हो, 11 सूत्री मांग को 31 जनवरी 1930 को रखा। इन मांगों को रखने के बाद, इन तमाम मांगों को रखने के बाद उनको कहा कि 12 मार्च 31 जनवरी को रखा। 31 जनवरी 1930 को अपनी पूरी मांग को रखा कि हमारी ये मांगे हैं। क्या मांगे हैं मैं भी समझा रहे हैं। और डेट दे दिया गया उनको 12 मार्च 1930 तक, मतलब कट ऑफ डेट है कि मेरी ये मांगे हैं, इन मांगों को आप पूरा कर दीजिए तो हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप मेरी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो हम निश्चित रूप से सड़कों पर उतरेंगे। कितने तारीख को दिया गया? तुम लोगों ने देखा कि 31 जनवरी 1930 को, 31 जनवरी 1930 को, और कट ऑफ डेट दिया गया 12 मार्च 1930। 31 जनवरी 1930 को अपनी मांगों से संबंधित 11 मांगों से संबंधित लिस्ट दिया और कट ऑफ डेट दे दिया गया कितना? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930। डन है यहाँ तक? अब इतना वक्त दे दिया गया। और वो मांगे क्या थी? तो यारा, वो मांगे इस चतुराई पूर्ण तरीके से गांधी ने बनाया था कि समाज के हर वर्ग और हर तबके के हितों की बात थी। उसमें कहा गया था कि समुद्र तट के किनारे रहने वाले लोगों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। दूसरा चीज़ कहा गया कि भू राजस्व में 50% की कमी किया जाए, दारू बंद कर दिया जाए, नमक कर समाप्त कर दिया जाए, सेना के खर्च में 50% कटौती कर दिया जाए। जिन सैनिकों के बलबूते ब्रिटिश हुकूमत भारत में शासन सत्ता की बागडोर को संभालती थी, आज कहा जा रहा है कि आप 50% उसमें कटौती कर दीजिए। जितना अपर पद है, हाई पद है, उच्च पद है, उसको कम किया जाए। विदेशों से आने वाले कपड़ों पर आयात शुल्क लगाया जाए। तो विदेश से जो कपड़ा मंगाएगा उसके ऊपर जब टैक्स लगाएगा तो ऑटोमेटिक कपड़ा महंगा हो जाएगा कि नहीं? तो ये व्यापारिक जगत के लिए था। तटकर विधेयक लाया जाए, राजनीतिक बंदी जो है उसको रिहा किया जाए, गुप्तचर विभाग को समाप्त किया जाए, जो भारतीय आत्मरक्षा के लिए हथियार रखना चाहे उसको हथियार रखने की इजाज़त दिया जाए, और रुपये का पुनर्मूल्यन करके 1 शिलिंग बराबर 4 पेंस किया जाए। ये 11 मांगे। अब बतलाव यारा, कोई भी हुकूमत किसी भी कीमत पर अपने प्रशासनिक खर्च में 50% कटौती करेगी क्या? अगर कर दिया सेना के खर्च में कटौती, तय मानना कि सेना की तादाद भी घट जाएगी। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन तो आज भी IAS लॉबी करता है, संचालित करता है। तो कह रहा है उच्च पदों को क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। ये गांधी की 11 मांगें थी। इन 11 मांगों को लेकर के गांधी हाजिर हुए किसके पास? इरविन के पास। 31 मार्च 1930 को, 31 मार्च 1930 को
और कट ऑफ डेट दे दिया गया 12 मार्च 1930। 31 जनवरी 1930 को मांग रखा और कट ऑफ डेट दे दिया गया क्या, 12 मार्च 1930 को। फिर आया हाँ या ना? स्वाभाविक है यार, इरविन देख लिया, इरविन देखा, कहा कि 50% अगर भू राजस्व में कमी कर दें तो पैसा आएगा कहाँ से? बात समझ में आ रहा है? अगर हम कपड़े पर ही आयात शुल्क लगा देंगे तो मेरा कपड़ा खरीदेगा कौन? लेकिन आयात शुल्क में वृद्धि के कारण जो भी बनिया व्यापारी होगा भारत का, वो गदगद हो जाएगा कि नहीं? तो मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, व्यापारिक जगत हो, सारे वर्गों के हितों को साधते हुए उन्होंने 11 सूत्री मांग को तैयार किया था। परिणाम यह हुआ कि लॉर्ड इरविन सीधे तौर पे ये इनकार कर दिया कि हम आपकी मांगों को पूरा नहीं करेंगे। तो गांधी ने कहा कि ठीक है, इसका मतलब मैं समझूं कि आप हमें आंदोलन चलाने की इजाज़त दे रहे हैं। इरविन कहा कि जो तरह बुझाओ कर, जो समझ में आता है वो करो। गांधी 14 फरवरी 1930 को देखो मार्च कट ऑफ डेट है, इस साबरमती में कांग्रेस गांधी के नेतृत्व में यहीं पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ करने का निश्चय किया गया। हमने गांधी को भी पूरी जानकारी थी, बात समझना। 31 जनवरी 1930 को दिया गया, हाँ या ना? कितनी मांगे हैं? 11। कितना तारीख को? अरे बॉकवाइन सब, 11 मांग है, 11 मांग है। 31 जनवरी को दिया कि हमारे इतना मांग हो पूरा कर, नहीं तो हम तालका मचेबो। डेट भी दे दिया, कितना? 12 मार्च 1900। तो जब 12 मार्च 1930 को तुम डेट दे ही दिया, तो फिर बीच में 14 फरवरी को निर्णय लेने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब एकदम साफ था कि महात्मा गांधी इस चीज़ से बखूबी वाकिफ थे कि ब्रिटिश हुकूमत हमारी एक भी मांग पूरा नहीं करेगी। और लड़ने का बहाना चाहिए यार। अगर मान लो तुमको किसी पर धुआंधार गुस्सा है, इतना कहते हो हमरा घूर रहा था, चलो घूर रहा था, अगले चक्कर में 2-3 मुक्का मार दिया और अब फैसला होगा कि बोल हमरा घूर रहा था। भगवान आंख दिया, देखबे न करेगा। परिणाम था क्या कि बड़ी पहले से थोड़ा उसके ऊपर गुस्सा था, तू गुस्सा निकाला, घूर घूरू तुमको नहीं रहा था। मतलब गांधी बखूबी वाकिफ थे। मान लो 11 में से 10 मांग मान लेते और गांधी को आंदोलन करना ही होता तो कहता कि पूरा मांग हमारा पूरा नहीं किया। बात समझ में आ रही है? तो मतलब गांधी पहले से ही प्रिपेयर थे कि हमको आंदोलन करना है। आंदोलन की पूरी रूपरेखा बन चुकी है और इसी आंदोलन को कहा गया है नमक सत्याग्रह। कौन सत्याग्रह? दूसरा इसी को कहा गया है क्या? सविनय, मतलब विनम्रता पूर्वक। अवज्ञा, अवज्ञा मतलब आज्ञा का उल्लंघन। बात समझ में आ रहा है? नहीं देखते हो कभी कभी बोलते हो गोड़ पर हो, अब आगे मत बोलने तो मार दबो। तो मतलब विनम्रता पूर्वक तुम आग्रह कर रहा है। ध्यान रखना इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी, 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था, उस असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के किसी भी कानून का रत्न मात्र भी उल्लंघन नहीं किया था। बात समझ में आ रहा है? महात्मा गांधी ने 1920 के असहयोग, बहुत बड़ी बात समझा रहे हैं, समझना कान दिमाग खोल के। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में ब्रिटिश हुकूमत के किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया था। और 1930 में इन्होंने कहा कि हम विनम्रता पूर्वक आपके कानून का उल्लंघन करेंगे। जैसे ढीठ टाइप पर नहीं कभी कभी करता कोई बुतरू सब की जितना मारे को मारिए ले मोराइए दे। बात समझ में आ रहा है? हाँ पैटर्न, हाँ पैटर्न यही है कि हुजूर आपको जो करना है सो कीजिए, हम आपके इस कथन का पालन नहीं करेंगे। गांधी बहुत तेज थे यार। गांधी ने नमक को ही क्यों चुना? चुनने के लिए बहुत सारा चीज था, कपड़ा चुनते। देखो नमक एक ऐसा खाने पीने का चीज है जिसका दायरा शून्य से शिखर तक है। वो गरीब हो या अमीर हो, खाने वाले चीज में नमक ही एक ऐसा चीज है जो समानता के सिद्धांत पर आधारित है। बात समझना, ऐसा नहीं है कि रईस के यहाँ अगर दाल बन रहा है तितना दाल है तितना नमक दे देगा और गरीब है तो ननवा सूंघा के निकाल लेगा।
जैसे नहीं होता गरीब के यहाँ खीर उर बना तो साला दूध कम रहा, पानी गर्दा उड़ाग रहा। तो बदलाव खाने वाले चीज में नमक एकलौता चीज है या नहीं, जो 100% समानता के सिद्धांत पर आधारित है, और इसका दायरा गरीब से लेके अमीर तक है या नहीं, हाँ या ना। इसलिए सोची समझी रणनीति के तहत गांधी ने नमक को चुना था कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक बहुआयामी इसका दायरा है। गांधी कपड़ा को जानबूझ के नहीं चुने, क्योंकि भारत गरीबों का देश है यार, भारत नंग धड़ंग राष्ट्र है। अगर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात की जाती तो जरा सोच के देखो, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, क्या दान दे पाएगा वो। इसलिए रणनीतिगत तरीके से उन्होंने चुना किस चीज़ को, नमक को। ये समझ में आ गया। क्योंकि नमक के कानून को देखो, नमक कर में वृद्धि किया गया था, किस कर में, तो जो कानून सरकार ने बनाया कि नमक में हम टैक्स लगा रहे हैं, अगर उस कानून का तुम उल्लंघन कर रहे हो तो बतलाओ कानून को तोड़ रहे हो कि नहीं, कानून हाथ में ले रहे हो कि नहीं, हाँ या ना। तो यही गांधी आगे 14 फरवरी का डिसीजन है, और उस डिसीजन के बाद गांधी चल देते हैं नमक सत्याग्रह के लिए। ध्यान रखना 12 मार्च 1930 को मरना, लेकिन ये डेट भूलना मत। कितना तारीख बोल रहे हैं, 12 मार्च 1930 को गांधी चलते हैं कहां से, अपने समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से। कहां से, हाँ, 78 समर्थकों के साथ चले। किसके साथ, 78 से। कहां से चले, कितना तारीख को चले, 12 मार्च 1930 को चले। 78 समर्थकों के साथ चले। 358 किलोमीटर, कोई किताब में 385 भी मिलेगा, पर आया, हाँ या ना। और 385 किलोमीटर पैदल चलना बुझाता है, चला हाफनी छूट जाएगा रे। तो यानी कि यहाँ से पैदले कुछ दूर जाना होता तो टेम्पू धर लेता है, नहीं बोल रहा है कि नहीं। तो इतना किलोमीटर की दूरी को पैदल चलना था। सबको जब जानकारी मिली कि गांधी पद यात्रा पर निकले, तो क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चा, सब गांधी के साथ हो लिए। गांधी आगे बढ़ते गए, कारवां बनता गया। गांधी के वेलकम के लिए तोरण द्वार बनाया गया, और वहाँ से वो चले थे साबरमती से कहाँ के लिए, दांडी के लिए। और दांडी पहुँच जाते हैं 6 अप्रैल 1930 को। इसमें भी विद्या का समय अगर ये 2 डेट भूला तो, एक हो गया 12 मार्च 1930 और एक हुआ 6 अप्रैल 1930। एक डेट हो गया 12 मार्च 1930। और वहीं नमक जा करके समुद्र दांडी पहुंचे। नहीं देखते हो एक नमक का नाम है दांडी नमक जी, वहीं उसी के नाम पर है। तो वो नमक वहीं जाते हैं दांडी को, और दांडी जा करके समुद्र के पानी को बॉयल करते हैं। जो उड़ गया वो पानी था, जो बच गया वो नमक था, और यहीं से नमक सत्याग्रह शुरू हो गया। यारा इरविन भांप नहीं पाया था, इरविन गांधी के गुगली में फंस गया। लगा कि साला समुद्र के पानी को बॉयल करने से कोई देश आज़ाद होता है जो भारत आज़ाद होगा। अरे नमक तो एक बहाना था ब्रिटिश हुकूमत के एक एक कानून को तोड़ने का। बात समझ में आ रहा है? नमक एक बहाना था ब्रिटिश हुकूमत के एक एक कानून को तोड़ने का, और खुली छूट थी। किस बात की छूट थी? इस बात की छूट थी कि मैं इस कानून को तोड़ रहा हूं, आपको जितना मारना है हुजूर, जितना कूटना है धर के कूट दीजिए, लेकिन हम पलट करके मारेंगे नहीं। सविनय अवज्ञा के बाद आंदोलन, मतलब आपको मैं विनम्रता पूर्वक आपके हर कानून का मैं उल्लंघन करूंगा। आपको चाहे जो जुल्मों सितम ढाना है वो अब ढाइए। यार बच्चा लोग प्रभात फेरी करना निकल जाए। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार चरम रूप को छू गया। जिसके पास विदेशी कपड़ा था, लोग महला महला जाता, कपड़ा जमा करता, चौराहे पर लाता, आग लगा देता।
आंदोलन होना आरंभ हो गया। लेकिन ये आंदोलन के दरमियान महात्मा गांधी को इस समझ में नहीं आ रहा था कि महिलाओं को आंदोलन में कैसे लाया जाए। तो महिलाओं के लिए बड़ा मस्त कार्यक्रम गांधी जी लाए। वो कहे कि तुम लोगों को करना कुछ नहीं है, दारू की दुकान के आगे जाके बैठ जाओ। और ये नहीं है कि दारू की दुकान के शटर खोलने नहीं देंगे, ये सब नहीं। दुकानदार अपना दुकान खोले, कोई बाधा पैदा करना नहीं है। ग्राहक जाए दारू ले, उसको भी मना करना नहीं, बस खाली बैठ जाना है। सच सच बतलाना, तू ही लोग दारू लेने जाता है तो क्या करता है, पहले एने ओने देख लेता है कि कोई है तो नहीं, और घप से पैसवा दे करके गप से लेता है दारू। उसमें उधारी कहते हैं, खुला की भी समस्या नहीं रहता है। और दारू एक ऐसा आइटम है जो पॉलीथीन में भी नहीं देता है, एकदम छुच्छे दे देगा, जरा बोतल धरा देगा। और तू लोग भी करता क्या है, उस वक्त तुमको बैग और थैला की जरूरत नहीं पड़ता है, सटवा के नीचे यहाँ घुसाता है और ऊपर से सटवा झाँप लेता है। हाँ या ना, पूरा पूरा फूल। और अगर कोई उस दरमियान तोरा दारू लेके चला है, कहीं भेटा गया, तो बोलता है इमरजेंसी है, हम बाद में बात करेंगे। बात समझ में आ रहा है यारा? दारू की बिक्री ठप हो गई। माने गांधी के व्यक्तित्व और नेतृत्व का कमाल था। ये कितना बड़ा साइकोलॉजिकल गेम होता है यार। तुम सोच लो, जिस मोहल्ले की औरत वहाँ बैठी रहेगी दारू दुकान के आगे, बदला वो मोहल्ला के एको दर पिया जाएगा। वो दुर्वेश देख के सरक जाएगा कि अरे फलनवा बैठा लो यार, हटाओ दूसर दुकान देखते हैं। अगर दुकाने ऐसे भटकने लगेगा तो बहुत ज़बरदस्त अंतर आत्मा तो आज नहीं तो कल जागेगी ना। दारू की बिक्री ठप हो गई। ब्रिटिश हुकूमत को राजस्व का भयानक हानि हुआ। दारू, ध्यान रखना, सरकार के कमाई का बहुत बड़ा स्रोत होता है। हाँ, ब्रिटिश हुकूमत नहीं देखते हो, झारखंड गवर्नमेंट अगर बस चले तो होम डिलीवरी दे ठेला में लेके कि दारू ले लो। शाम के टाइम में होगा तो गर्मी रहेगा ज़्यादा तो कहेगा बियर ले लो। तो ये जो हुकूमत थी, पिएगी का तोरा इरादा है? बिहार में बंद नहीं हुआ है, बिहार में होम डिलीवरी शुरू हुआ है। फ्रूटी वाला डब्बा में दारू मिलता है, उसमें वो नहीं वो जो देता है बोतल में नहीं। अरे हम समझा रहे हैं, समझो तो नहीं बात को, कमी नहीं है। तो ये अब बतलाओ, तब ब्रिटिश हुकूमत को पसीना आ गया कि साला अब क्या करें बाप। अब देखो हुकूमत फंस गई। आवाम की जनता सड़कों पर, महिलाएं दारू दुकान पर, विदेशी कपड़े की होली जलाई जा रही है, बच्चा प्रभात फेरी लगा रहा है। आवाम का एक एक जन जाग चुका है। संपूर्ण दक्षिण भारत में भी जहाँ जहाँ समुद्र तट का किनारा था, समुद्र तट का किनारा था, लोग पदयात्रा को निकले और वहाँ पर नमक बनाना आरंभ किया। देखो, असम में सिलहट से नौवाखली तक यात्रा निकली। राजगोपालाचारी ये त्रिचिनापल्ली से वैद्यरानियम तक इन्होंने पदयात्रा निकाला। केल्पन और माधवन दोनों वाइकोम सत्याग्रह के नेता थे। कालीकट से लेकर के पायनूर तक इन्होंने पदयात्रा किया। पश्चिमोत्तर प्रांत में सरकार विरोधी खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको सीमांत गांधी कहा जाता है, इन लोगों ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को आवो हवा को बदल कर रख दिया। अब ले लो बिहार का, चला बिहार तो दुनिया में भारी है यार। नहीं कहता है कि तुम्हारे आंख से काजल चुरा लेंगे, बिहारी काजल नहीं चुराता, आँखियाँ निकाल लेता है। बात समझ में? आँखियाँ रहबेन करेगा तो काजल ताजल कहाँ से खोजेगा? बात समझ में आ रहा है? मान लो काजल चुरा लिया, फिर आँखियाँ खोलेगा तो कहेगा मेरा काजल गया कहाँ? आँखियाँ रहेगा तो खोजे की जगह रहेगा। गांधी ने कहा नमक बनाओ, तो बिहार में समुद्र तट का किनारा है क्या? अरे गंगा के पानी में नमक तो नहीं है, लेकिन चूंकि गांधी का है नमक बनाओ, तो ये लोग कसमें खा लिया कि ना बाप जे होते सोते हमारा नमके बनाना है। नौनिया एक मिट्टी है यार, नमकीन मिट्टी है, नौनिया मिट्टी। वो मटिया को धो के, पानी को छान के, बॉयल करके नमक बना दिया। साला आज तक विज्ञान नहीं बनाया, वो बिहारी कर दिखाया। चौंक गई जनता। उस जमाने में चलता था बिहार में चौकीदारी कर। ये चौकीदारी कर क्या था?
हर एक गांव में एक चौकीदार होता था, अभी भी गांव में चौकीदार रहता है ना, अभी उसको पेमेंट देती है सरकार, लेकिन उस जमाने में सरकार पेमेंट देती नहीं थी, गांव वाले को देना पड़ता था, चंदा जमा कर करके देता था, वो चौकीदार वफादार होता था अंग्रेज का। बिहारियों ने कहा कि हम चौकीदारी कर देबे नहीं करेंगे, और चौकीदारी कर देने से सीधे इनकार कर दिया। फिर आया, आ जाओ मध्य प्रदेश, फॉरेस्ट एक्ट यहाँ था, फॉरेस्ट एक्ट जिसको जंगल कानून कहते हो, जंगल का कोई भी चीज़ को बिना इजाज़त के उपयोग में नहीं ला सकते हो। वहाँ खुल्लम खुल्ला जंगल के कानून का उल्लंघन किया जाने लगा। हुकूमत दिन प्रतिदिन फंसते जा रही है, क्योंकि राष्ट्रीयता प्रतिदिन बढ़ते चला जा रहा है। लेकिन मुसीबत यही है कि इरविन करे तो करे क्या। इरविन सपनों में नहीं सोचा था कि नमक के माध्यम से इतना बड़ा भूचाल गांधी खड़ा कर देंगे। आवाम की जनता सड़कों पर फैल रही राष्ट्रीयता है, पनप रही राष्ट्रीयता है, रोता चीखता चिल्लाता लॉर्ड इरविन है। इरविन को समझ में नहीं आ रहा है कि की हो लो, बात समझ में आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। कारण यह था कि अब इरविन जो फंसा वो बुरी तरह फंसा, आगे कुआं पीछे खाई। जो सत्याग्रही हैं, गांधी ने कहा कि हुकूमत मारती है तो मारने दो, जितना जुल्मो सितम ढाती है ढाने दो, तुम पलटकर मत मारना। अब तुम ही बतलाओ, पढ़ रहे हो तुम और कोई आके लाठी डंडा से मारना शुरू करे और तुम नहीं पलट कर मारो, तो जिस किसी को सुनाओगे कि हम पढ़ रहे थे आया और हमरा मार के चला गया, तो बतलाओ मारने वाले को ही लोग गाली देगा कि नहीं। अगर तू पलट के मार देते हो तो हो जाएगा मारा मारी, और मारा मारी होता है तो वहाँ होता है फैसला, देखा जाता है गलती किसकी है। तो ये मत सोचना कि गांधी कायर थे। आज नहीं कहता है कि एक गाल में मारा दूसरा गाल गांधी आड़ दिए तो वो गांधी कायर थे, नहीं थे गांधी कायर। ये 1930 का भारत है, ये रोता चिखता चिल्लाता भारत है, नंग धड़ंग भारत है, जहाँ लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं है। वहाँ पर लोगों को सड़कों पर निकालना कितना जुल्मो सितम का काम है, वो नेतृत्व करता ही समझ सकता है। गांधी वाकई एक युग है, गांधी वाकई एक दर्शन है, गांधी कोई साधारण शख्सियत का नाम नहीं है। आज इतनी अधिक राष्ट्रीयता पनपने के बाद आज राष्ट्रवाद का लोग नारा लगाता है और जाके ट्रेन जलाता है। वो लोग सेना में भर्ती होने लायक है, देश की रक्षा करे लायक है, चलो वह बोगी हम झोंस देना चाहिए। बात को समझोगे, ये 1930 का भारत था, एक ऐसा भारत था जहां पर लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है, वो सड़क पर उतर रहा है। इससे बड़ी राष्ट्रीयता और क्या हो सकती है यार। लॉर्ड इरविन अगर उन प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठी चार्ज करती है तो बतलाओ जनता चीख के कहेगी कि नहीं कि हुकूमत जालिम है, हुकूमत क्रूर है जो निहत्थों पर वार करती है, हाँ या ना। अगर उसके ऊपर वार करती है तो जनता चीख के कहेगी कि हुकूमत कितनी जालिम है, हुकूमत कितनी क्रूर है कि ये निहत्थों के ऊपर वार करती है। और अगर नहीं वार करती है तो वही प्रदर्शनकारी इतना मधुर बदमाश है कि साला गुदगुदा जान ले रहा है, सब कानूने का उल्लंघन कर रहा है कि नहीं। तो मारे तो फंसे, ना मारे तो फंसे, हर हाल में उसका फंसना तय था, क्योंकि ये नेतृत्व था किसका, गांधी का। यहीं पर देख लो, पेशावर के गढ़वाल राइफल के जो सैनिक था चंद्र सिंह, आंदोलनकारियों को कहा कि मारो आंदोलनकारी को गोली। सीधे तौर पर चंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय हैं, प्रदर्शनकारी भी भारतीय हैं, हम गोली नहीं मारेंगे। मतलब राष्ट्रीयता केवल जनता के बीच फैल रही थी, बात बिल्कुल ऐसी नहीं थी। ब्रिटिश हुकूमत के पक्ष पोषक समर्थक जिन लोगों को वर्षों तक हुकूमत ने अनुशासन का पाठ पढ़ाया था, आज वो सीधे तौर पर हुकूमत के अगेंस्ट दिखता प्रतीत हो रहा है। ये कमाल का नेतृत्व था। नागाओं में यही गोडीलू का नाम आता है और जीआर लांग का आता है, ध्यान रखोगे। इन लोगों को आज इसी को गोडीलू को रानी की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद दिया था। बम्बई के आंदोलन में धरसाना नमक कानून बहुत चर्चित रहा है यारा। गर्मी का टाइम था, नमक कानून को तोड़ना था। धरसाना एक जगह का नाम है, वहाँ पर नमक सत्याग्रहियों की एक लंबी फहरिस्त थी, सब लाइन में खड़ा था। हुकूमत लाठी लेके सामने खड़ी थी, एक एक करके आता, मारता माथे पर, खून का फव्वारा छूटता, स्ट्रेचर पर लाद करके गाड़ी में लाद के हॉस्पिटल पहुंचाया जाता। सबको, और जो पुलिस तबका था वो उकसा रही थी तमाम आंदोलनकारियों को।
ज़बरदस्त तरीके से उकसावे की बात की जा रही थी, गाली गलौज की बात लगातार की जा रही है। प्रदर्शनकारी एक लाइन से लाइन में खड़े हैं। वो पुलिस तबका इसलिए उकसा रहा था ताकि आंदोलनकारी पत्थर चला दे, गाली गलौज कर दे, ताकि हुकूमत को एक बैठे बैठाए बहाना मिल जाए कि इन लोगों ने उपद्रव मचाया या राष्ट्रीय संपत्ति को हानि पहुंचाया, और उसके आड़ में वो ज़बरदस्त तरीके से ढूंढ दे। लेकिन इतना ज़बरदस्त अनुशासन था कि लोग अपनी बारी का इंतजार किए, लाठियां खाए, खून के फव्वारे निकले, लेकिन किसी ने भी पलटकर हुकूमत के ऊपर वार प्रत्याहार नहीं किया। उसका पत्रकार जो था, उस पत्रकार का नाम है मिलर। ध्यान रखना, अमीर न्यू फ्रीमैन का अखबार का व्यक्ति है, क्या अमीर की छायाकार था उसका, हाँ मिलर नाम है। वो मिलर नहीं, तब को मिलर को कहना पड़ा कि मैंने प्रथम विश्व युद्ध में भी फोटोग्राफी किया है। गोली बारूद का छर्रा आते या गोलियों के लगने का भय या लाठियों के खाने के भय से लोगों को झाड़ियों में छिपते देखा है। ये कमाल का व्यक्तित्व और नेतृत्व है गांधी का कि लोग कतारबद्ध तरीके से अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं, वो भी मार खाने के लिए। ऐसा नेतृत्व गांधी ही कर सकता है। यहाँ बिहार में बतलाए कि कर नहीं दो आंदोलन, चौकीदारी कर। मध्य प्रांत महाराष्ट्र में वन सत्याग्रह चला। लड़कियों ने माजेरी सेना और बच्चों ने वानर सेना का गठन किया। भयावहता चरम पर है, ब्रिटिश हुकूमत फंसी हुई है। अब लगने लगा कि अब क्या होगा। इसी की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने गांधी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से किया है। ध्यान रखोगे। तब इरविन के काउंसिल में 2 मेंबर तेज बहादुर सप्रू और जयकर, ध्यान रखना तेज बहादुर सप्रू, सप्रू लिख दिया, अरे सप्रू है, और जयकर, ये 2 कैरेक्टर थे। वही समझाए इरविन को कि इरविन, भाई बिन प्रीत नहीं होता। जब तक तेरा भाई था खौफ था, और खौफ तुम्हारा किस बात का था कि ब्रिटिश हुकूमत अपराजित है, इसको कोई हरा नहीं सकता, हुकूमत को कोई झुका नहीं सकता। लोगों के अंदर तुमने बरसों से यही भय पैदा कर दिया था। एल्गिन द्वितीय ने कहा भी था कि भारत को तलवार के बलबूते जीता गया है और तलवार के बलबूते ही इसकी रक्षा की जाएगी। ये लोगों के अंदर भय था कि हुकूमत को उसके विरुद्ध जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हुकूमत को झुकाया नहीं जा सकता, हुकूमत को हराया नहीं जा सकता, इसके विरुद्ध जाया नहीं जा सकता। ये गांधी का नेतृत्व है, जहाँ युवा से लेकर के बुजुर्ग तक, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक और महिलाएं सड़कों पर है। अब गांधी ने उन लोगों के अंदर एक भाव भर दिया कि झुकती है हुकूमत, झुकाने वाला चाहिए, और तुम आज मजबूर हो, तुम बेबस हो। और अगर ऐसे ही आंदोलन का सिलसिला ये चलता रहा तो राष्ट्रीयता फैलेगी, वो अपनी जगह पर है, तेरा खौफ खत्म हो जाएगा। और जिस दिन खौफ खत्म हो जाएगा, तय मानना चल कर, थक कर और हार कर तुमको आज़ादी देनी पड़ेगी। इरविन को लगा कि कह तो सही रहा है, क्योंकि वर्षों की बनाई हुई छवि घंटों में टूट जाएगी। तो कहा कि क्या किया जाए, कहा कि गांधी को रोक लो। और यही कारण था कि तेज बहादुर सप्रू और जयकर के दबाव के बाद अंततः एक वार्ता होती है, जो वार्ता 1931 को होगा, 5 मार्च 1931 को। बेहद इम्पोर्टेंट डेट है, ध्यान रखना। यही कहलाएगा गांधी इरविन वार्ता। लेकिन इस गांधी इरविन वार्ता में गांधी फंस जाते हैं, गांधी विवाद के घेरे में आ जाते हैं, गांधी के ऊपर उंगलियां उठना आरंभ होती है। वो क्या कड़ी और क्या प्रकरण है, इन तमाम पहलुओं के ऊपर चर्चा किया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो ये थी खबरें आज तक, इंतजार करो परसों तक। जय हिंद, जय भारत।